हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं गोपाल सर अपने स्टडी चैनल स्टडी विद गोपाल में ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ठोसों के परिचय के बारे में अच्छे से अध्ययन किए थे। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम उसके आगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उनका अध्ययन अच्छे से करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को करवाएंगे जो जेईई और नीट में पूछे गए क्वेश्चंस और आपके सीबीएसई यूपी बोर्ड में अच्छे खासे लेवल पे पूछे गए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। उन सभी का आपको अच्छे से अध्ययन करना है और उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 को, एनसीईआरटी के ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 2 को। ओके, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे जिसमें हम पढ़े थे ठोसों के प्रकार को। ठोसों के जब प्रकार की बात करते हैं तो ठोसों को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक कणों के मध्य, मतलब ठोस में उपस्थित जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मध्य बल के आधार पर, तो बल के आधार पर ये आपका इतना था, इसको हम बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। और दूसरा आपका है कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो जब हम कणों की व्यवस्था की बात करते हैं तो ठोस होते हैं 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन पर वीडियो हम अगले वीडियो लेक्चर में बनाएंगे। अभी फ़िलहाल इस पर नहीं बनेंगे वीडियो। अभी जो वीडियो है उनमें हम बस इतने की चर्चा करेंगे। ये जो इतना है ना, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक और आणविक, इनकी चर्चा हम करेंगे। चलिए पहले हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इनमें कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, मतलब इनको कैसे डिफाइन किया गया, कैसे ये 4 प्रकार के ठोसों को बांटा गया है 4 भागों में। जब हम इनका अध्ययन कर लेंगे कि चारों को कैसे 4 भागों में बांटा गया है, इसके बाद हम एक एक करके इसका 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 और इसके बाद इन पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे हम, जो ठीक ठाक लेवल पर अच्छे खासे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उनका आप लोग अच्छे से अध्ययन करोगे, ठीक है। और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया होगा। तो चलिए इसको फिर पढ़ते हैं, आगे कैरी करते हैं, ठीक है। कणों के मध्य बल की बात जब करते हैं तो बल के आधार पर हम ठोसों को 4 भागों में बांटते हैं, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। तो उनको क्यों 4 भागों में बांटा गया है और क्यों ये 4 प्रकार के ठोस बनाए गए हैं, चलिए उनका हम अध्ययन करते हैं, मतलब कैसे क्या है। तो कणों के आधार पर हम 4 प्रकार के ठोसों को पहले लिख देते हैं, फिर शॉर्ट मतलब थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद डिटेल में एक एक ठोस को पढ़ते हैं। तो पहला होता है आपका, पहला क्या मतलब कोई भी बना लो आप, पहला आयनिक ठोस मानते हैं, आयनिक ठोस। दूसरा आपका होता है सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। पहला आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजी, तीसरा आपका है आणविक ठोस। तीसरा हम धात्विक लेके चलते, लास्ट में आणविक को करते हैं, धात्विक ठोस। और एट लास्ट हम पढ़ते हैं आणविक ठोस, आणविक ठोस। तो इन सभी ठोसों को किस प्रकार से हम क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिए। इन चारों को हम क्लियर करते हैं इनके मध्य जो बल हैं उसके आधार पर और इनके कणों के प्रकार के आधार पर, इनमें जो पार्टिकल्स के टाइप हैं उसके आधार पर और इनमें जो पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसके आधार पर हम इनको 4 भागों में बांटे हैं। तो इनके मध्य जो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे कणों के मध्य बल। तो बल जो इनके मध्य होता है, सब में अलग अलग बल लगता है कणों के मध्य, और सबके कण भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब सबके पार्टिकल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और सब में जो फोर्सेस लगती हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। इसीलिए इनको 4 भागों में हम कैटेगराइज किए हैं। तो इनमें बल कौन कौन सा लगता है सब में देख लेते हैं, और सब में जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं कि मतलब ये किस कण से, मतलब किस प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस, किस प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं सहसंयोजी ठोस, और किस प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं धात्विक ठोस, और किस प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस। चलिए, तो ये जो आपका आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस नाम से ही क्लियर है। अच्छा, आयनिक ठोस का एक और नाम होता है, इसको अथवा वैद्युत संयोजी ठोस भी कहते हैं, वैद्युत संयोजी ना ठोस भी कहते हैं, वैद्युत संयोजी ठोस। तो इनके नाम की चर्चा हम आगे करेंगे, इनका भी नाम अलग, इनका भी कई नाम है, तो जिनका जितना नाम होगा उस हम आगे हम अभी अगले मतलब इसी वीडियो लेक्चर में आगे चर्चा करते हैं इनकी ना, जो भी है। तो आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं
जिनके कणों के मध्य जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, या फिर कह सकते हो आयनिक बल। आयनिक बल कहो, चाहे वैद्युत संयोजी बल कहो, चाहे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहो, सब एक ही बात है। तो इसमें बल लगते हैं आयनिक वाले, है ना, इसमें बल लगते हैं आयनिक बल। और इनके पार्टिकल्स कहते होते हैं, आपको पता होगा, आप 11th में पढ़े होंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में, कि आयनिक बंध कहाँ पर लगता है? आयनों के मध्य। आयन मतलब आवेश, पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश। दो पॉजिटिव के बीच में लग सकता है, दो निगेटिव के बीच में लग सकता है, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव के बीच लग सकता है। वो डिपेंड करता है कौन से टाइप के आवेश हैं आपके। और ऐसे मतलब फोर्सेस भी ये दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण वाली फोर्स होती है और प्रतिकर्षण वाली। अगर समान आवेश हैं तो आकर्षण होगा, और अगर विपरीत आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो आयनिक ठोसों में लगता है आयनिक बल। और इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब इनके कण कौन से होते हैं? इनके घटक कण होते हैं आयन, है ना, आयन। अब आयन में दो प्रकार के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन, ठीक है। इनके पार्टिकल होते हैं धनायन और ऋणायन, और उनमें कौन सा बल लगता है? आयनिक बल। तो ऐसे आप कह देंगे इसको कि वे ठोस जिनके घटक कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं तथा जिनके कणों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बल कार्य करता है, उनको हम कहते हैं आयनिक ठोस। ऐसे आप नोट कर सकते हो इनकी डेफिनेशंस को, जो हम बोल रहे हैं उसको। इसके बाद आपका आ गया, अगला है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस में बल कौन सा लगता है? सहसंयोजी बल लगता है, सहसंयोजी बल लगता है। इनमें सहसंयोजी बल लगता है, और इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनके घटक कण क्या होते हैं? इनके घटक कण होते हैं परमाणु। क्या होते हैं? परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणु के बीच में सहसंयोजी बंध कार्य करता है, और वो कौन से ठोस होते हैं? सहसंयोजी ठोस होते हैं। तो कहेंगे कि वे ठोस जिनके कणों के मध्य सहसंयोजी बल कार्य करता है तथा जिनके कण परमाणु होते हैं, उनको हम सहसंयोजी ठोस कहते हैं। या फिर ऐसे, वे ठोस जिनके घटक कण या फिर अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा इन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बल कार्य करता है, उनको हम कहते हैं सहसंयोजी ठोस। अगले ठोस की चर्चा करते हैं धात्विक ठोस। नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होगा? इसमें घटक कण होता है धातु परमाणु। क्या होता है? धातु परमाणु, मेटल एटम होते हैं, इसमें धातु परमाणु होते हैं। अब इन धातु परमाणु में एक स्पेशल बॉन्ड कार्य करता है, उसका नाम क्या होता है? धात्विक बंध। क्या नाम होता है? धात्विक बंध। उसका नाम होता है धात्विक बंध। तो आप लोग कहेंगे कि अच्छा, धात्विक बंध क्या होते हैं? धात्विक बंध स्पेशल टाइप के बंध होते हैं, इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कहोगे कि धात्विक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं, धातु परमाणु, और उन अवयवी कणों के मध्य में धात्विक बंध कार्य करता है, उनको हम कहते हैं धात्विक ठोस। और अगला आपका है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस की बात जब करते हैं तो आणविक ठोस नाम से ही क्लियर, देखो आणविक ठोस में कण क्या होंगे? अणु होंगे। क्या होंगे? अणु, मॉलिक्यूल्स जिनको कहते हैं, अणु। इनके पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आप लोग पढ़े होंगे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा ही, या फिर दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में हमेशा ही एक बहुत वीक टाइप का फोर्स, एक बहुत कमजोर टाइप का फोर्स कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं वान डर वाल बल। क्या कहते हैं? वान डर वाल्स बल कहते हैं। ये सबसे कमजोर बल होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है, वान डर वाल्स बल। तो आप लोग ऐसे कहेंगे इसकी डेफिनेशन, वे ठोस जिनके कण होते हैं अणु, है ना, जिनके अवयवी कण अणु होते हैं तथा इन अणुओं के मध्य वान डर वाल्स बल कार्य करता है, उनको हम कहते हैं आणविक ठोस। ये आपका होता है आयनिक सॉलिड, ये आपका होता है कोवेलेंट सॉलिड, ये आपका होता है मेटालिक सॉलिड, और ये आपका होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इनको हम इनके बल और इनके कण मतलब पार्टिकल्स के आधार पर इतने भाग में बांटे हैं। अब इनको एक एक करके हम सब पे डिटेल में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 हेडिंग बनाई जाएगी कौन सी? आणविक ठोस की। आणविक ठोस को आयनिक ठोस की। आयनिक ठोस को पूरा अच्छे से अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी को हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस। क्या होते हैं? आयनिक ठोस। तो हेडिंग लगाएंगे आयनिक ठोस। इसको अथवा करके इनको हम वैद्युत संयोजी ठोस भी कहते हैं। वैद्युत संयोजी ठोस भी कहते हैं, है ना। इनको आयनिक ठोस कहो चाहे वैद्युत संयोजी ठोस कहो, आयनिक सॉलिड कह लो इनको, सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस या वैद्युत संयोजी ठोस। तो इनकी डेफिनेशन अभी हम पीछे पढ़े हैं। क्या पढ़े थे? वे ठोस
जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयन मतलब धनायन तथा ऋणायन होते हैं, तथा उन आयनों के बीच में और आयन के बीच में कौन से बल लगते हैं, वैद्युत संयोजी या फिर आयनिक बल कार्य करते हैं, उनको हम कहते हैं आयनिक ठोस। तो इसको बना के स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसकी डेफिनेशन पहले, वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, जिनके अवयवी कण आयन होते हैं तथा इन आयनों के बीच में प्रबल वैद्युत संयोजी या आयनिक बल, या इसको कूलाम बल भी कह सकते हो आप, कूलाम बल कार्य करता है, उन्हें आयनिक या वैद्युत संयोजी ठोस कहते हैं। यह आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं तथा इन आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत संयोजी या आयनिक बल कार्य करता है, उन्हें आयनिक या वैद्युत संयोजी ठोस कहते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वे ज़्यादा मैटर करती हैं कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं, और कंपेयर में अदर ठोस के और जो मतलब बल के आधार पर चारों ठोस है उनसे कंपेयर में ये ज़्यादा होते हैं या फिर कम होते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इनके किस प्रकार के मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम आगे पढ़ते हैं। तो इनके जो प्रमुख लक्षण हैं वो हम इधर लिख देते हैं, इसके बाद एक एक लक्षण को अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इनके प्रमुख लक्षण, है ना, इनके प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से हैं। तो चलिए देखते हैं आयनिक ठोसों के या फिर वैद्युत संयोजी ठोसों के जो लक्षण हैं, प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से हैं। उसमें नंबर 1 जो है, ये कठोर सॉलिड एंड भंगुर मतलब ब्रिटल नेचर के होते हैं। ये कठोर तथा भंगुर प्रकृति के। अच्छा, भंगुर प्रकृति मतलब है ना, ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे ठोस जिनको हम अगर हथौड़े या फिर किसी हार्ड मेटल से ऐसे मारें तो वो टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएं, उनको हम कहते हैं भंगुर प्रकृति का। जैसे अभी NaCl का या फिर कोई और साल्ट का एक टुकड़ा लीजिए, बड़ा सा टुकड़ा, उसको आप हथौड़े से मारिए, देखिए टूट कर बिल्कुल बिखर जाता है। तो ऐसे ठोस जो टूट कर बिखर जाते हैं उनको हम कहते हैं भंगुर ठोस ना। तो ये आयनिक ठोस जो होते हैं ये भंगुर प्रकृति के ही होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। अगला क्या, इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, बिल्कुल उच्च होंगे ही। क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रबल वैद्युत संयोजी बल कार्य कर रहा है ये उन कणों को पकड़ के एक दूसरे से बांधे रखता है। देखिए ये यहाँ पर कोई एक आयनिक ठोस का एग्जाम्पल दिया गया आपका, यहाँ पर एक कोई आयनिक ठोस इसी प्रकार से होते हैं। आयनिक ठोस में आयनिक पार्टिकल्स जो होते हैं, आयनिक ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब पार्टिकल्स जो आयन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इसकी चर्चा भी कर रहे हैं जस्ट। तो इनमें इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि आयनिक बल उच्च होता है। आयनिक बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है, जब बांधे रखेगा तो जब इसको गरमाओगे पिघलने के लिए तो इनकी क्या होते हैं, उच्च हो जाते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लें, किसका एग्जाम्पल लें, अगर हम NaCl का एग्जाम्पल ले लें तो NaCl का जो गलनांक होता है लगभग 800 अंश सेल्सियस के आसपास होता है NaCl का गलनांक, है ना। NaCl की अगर बात करें तो NaCl का गलनांक लगभग 800 अंश सेल्सियस के आसपास होता है, तो उच्च होगा ना, काहे नहीं होगा। अगला है, इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। हाँ सही है, देखो ये ज्योमेट्री बनी है आयनिक ठोस की, इसमें कहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं नहीं, इसमें केवल आयन्स होते हैं, वो भी स्थिर आयन होते हैं। स्थिर आयन होने के नाते अगला देखिए, अगला पॉइंट अभी इसमें होगा कोई, इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके स्ट्रक्चर में कहीं नहीं पाए जाते हैं। अच्छा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की मतलब क्या काम होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे या फिर जिस पदार्थ में पाए जाएंगे वो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे खासे चालक माने जाएंगे। तो इनमें तो नहीं पाए जाते हैं ठोस अवस्था में, है ना। जब ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं तब इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होते हैं। अगला क्या है, इनके अवयवी कण आयन होते हैं, वो तो अभी ऊपर लिख ही दिए थे हम। तथा इन आयनों के मध्य कौन सा बंध कार्य करता है, आयनिक बंध कार्य करता है, ये तो ऊपर अभी क्लियर कर दिया गया था। देखिए इनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं ढेर सारे, और इन आयनों के मध्य में कौन सा आकर्षण लगता है, ये आकर्षण हर एक आयन के बीच में कौन सा आकर्षण लगता है, आयनिक आकर्षण लगता है, ठीक है।
अगला है ये ठोस अवस्था। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है, बहुत पूछता है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक या फिर तथा गलित या द्रवित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, बिल्कुल ठोस अवस्था में, जैसे एक NaCl की बात कर लें, NaCl होता है ना आयनिक ठोस, अगर वो ठोस होगा, बिल्कुल सॉलिड होगा, मतलब बिल्कुल ठोस अवस्था में होगा, तो बिल्कुल इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, है ना, तब इनके आयन जो होते हैं बिल्कुल स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? आयन इनके स्थिर होते हैं। लेकिन जब ये गलित या फिर द्रवित अवस्था में चले जाते हैं तो इनके आयन होते हैं फ्री, है ना, मुक्त हो जाते हैं, वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र। इसलिए ये गति करने के लिए जब आवेश स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित करेगी। जैसे आवेश मतलब विद्युत धारा नहीं होता है, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। पढ़े होंगे, अगर आपके पास एक आवेश है, ढेर सारे आवेश हैं और आपके पास रखे गए हैं, एक जगह स्थिर हैं, तो आपके पास कोई विद्युत धारा नहीं होगी जब तक आप उन आवेश को लेकर दौड़ो ना। ऐसे आवेश को लेकर दौड़ो, विद्युत धारा प्रवाहित होगी बिल्कुल अच्छे से। तो हम लोग पढ़े होंगे ना, बिल्कुल सब लोग पढ़े हैं लोअर क्लासेज में कि आवेश के प्रवाह की दर को, अर्थात जब आवेश प्रवाहित होगा, गति करेगा, तभी विद्युत धारा जनरेट होगी या फिर विद्युत धारा उसमें फ्लो करेगी। अगर आवेश तुम्हारे पास रखा है तो रखा वो बुढ़ा जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ठोस अवस्था में इनके आयन जो होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं टाइटली। बट जब द्रवित अवस्था में चले जाते हैं, जैसे अभी NaCl की बात कर लो, जब हम NaCl को घोल देंगे, जैसे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर NaCl को जब हम घोल देंगे इसमें, तो इसमें Na के पार्टिकल है ना, Na के पार्टिकल और ढेर सारे Cl के पार्टिकल ऐसे घूमते फिरते हैं। जब Na और Cl के पार्टिकल ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, तब इनमें जब इलेक्ट्रिक फ्लो कराओगे आप, तो Na का पार्टिकल घूमेगा, Cl का भी पार्टिकल घूमेगा, तो ये पार्टिकल विद्युत धारा को लेकर कैरी करेंगे और इसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकेगी। लेकिन जब ये ठोस NaCl की बात करें, बड़े से टुकड़े का, ये NaCl का ठोस टुकड़ा है, तो इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गलित अवस्था में, है ना, गलित मेल्ट अवस्था में या फिर डिफ्यूज अवस्था में ये विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। कारण पता चल गया ना, क्योंकि ठोस अवस्था में इनके आयन जो है गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि गलित अवस्था में इनके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, बाकी और कुछ नहीं। अगला पॉइंट, ये जल में विलय होते हैं। बिल्कुल हर एक आयनिक यौगिक क्या होते हैं, पोलर होते हैं, है ना, बिल्कुल, क्योंकि आवेश ढेर सारे उसमें होते हैं। तो ये आसानी से जल में, क्योंकि जल एक पोलर सॉल्वेंट है जिसमें आवेश होते हैं, आवेश, है ना, ध्रुवीय विलायक है, तो ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय लोग तो आसानी से ही घुल जाएंगे ना। जो जिस प्रकृति का होता है, आप पढ़े होंगे कि जो जिस प्रकृति का होता है वो उस प्रकृति में घुलना चाहता है। अगर पोलर विलायक मतलब ध्रुवीय विलय है तो ध्रुवीय में ही घुलेगा, तो जल एक पोलर विलायक होता है। ठीक है, अगला इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जितने भी धातु हैलाइड होते हैं, हैलाइड मतलब हैलोजन से हैलाइड बना है, हैलाइड मतलब क्लोराइड हुआ, चाहे फ्लोराइड हुआ, चाहे ब्रोमाइड हुआ, चाहे आयोडाइड हुआ, तो जितने भी धातु हैलाइड होते हैं वे सभी इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे NaCl कर लो, KCl कर लो, NaF कर लो, KF कर लो, तो जितने भी धातु हैलाइड वो होते हैं एग्जाम्पल आयनिक ठोस के। जितने भी धातु ऑक्साइड जैसे ZnO, MgO, ये सब के सब क्या होते हैं, इन्हीं के एग्जाम्पल। जितने भी धातु नाइट्रेट होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, है ना, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, इस सारे के सारे क्या होते हैं, आयनिक ठोस के एग्जाम्पल होते हैं। और जितने भी धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, जितने भी धातु कार्बोनेट हो गए, जितने भी धातु सल्फेट जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो जितने भी धातु हैलाइड हो गए, धातु हाइड्रोक्साइड हो गए, धातु नाइट्रेट हो गए और धातु कार्बोनेट हो गए, इस सब के सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, आयनिक ठोस के। अच्छा, इनको तुम बनाना अगर चाहो कि कैसे आयनिक ठोसों को बना सकते हो आसानी से, किसी भी आयनिक ठोस को अगर बनाना होगा तो एक वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर पड़ा है कि किसी भी आयनिक यौगिक को किस प्रकार से बनाए चुटकियों में, बस उसको जाके देख लीजिए, आप ढेर सारे आयनिक यौगिकों को बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अभी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि आयनिक ठोस होते दिखते कैसे अंदर से। देखिए ऐसा कुछ दिखता है ना आयनिक ठोस। अच्छा, इसमें आपको एक बड़ा सा गोला दिख रहा होगा, एक छोटा सा गोला दिख रहा होगा। देखिए जो ऋणावेश होगा वो बड़ा सा गोला दिख रहा होगा और जो धनावेश होगा छोटा दिख। ऐसा क्यों 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 ऐसा? अरे ऐसा अच्छा दिखने के लिए नहीं बनाया है, नहीं, ऐसा रीज़न है। आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में कि जो कैटायन होते हैं, धनायन, उनकी रेडियस जो होती है, एनायन मतलब ऋणायन की कंपेयर में क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए इनको छोटा बनाया है धनायनों को, और ऋणायनों को क्या बनाया है, बड़ा बनाया है। तो ये आपका आयनिक ठोस का एग्जाम्पल है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी आयनिक ठोस के बारे में। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे किस ठोस के बारे में, सहसंयोजी ठोस के बारे में। ठीक है, फिर इसको मिटाते हैं।
वीडियो को रोक रोक कर आप चाहो तो इन सारे लक्षण को लिख लिख कर अपनी सुंदर सी नोट बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब हम आपको कहेंगे लिखने के लिए और हम रुके रहेंगे यहाँ पर तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और हम नहीं चाहते कि वीडियो आपको बहुत लंबा चौड़ा दिखाया जाए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अगला हेडिंग बनाते हैं सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस, इसको कई नामों से जाना जाता है। सहसंयोजी ठोस कहते हैं इसी को नेटवर्क ठोस कहते हैं और इसी को परमाणुवीय ठोस भी कहते हैं। जो भी कह लो सब यही है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड कहो, चाहे सहसंयोजी ठोस कहो, चाहे नेटवर्क ठोस कहो, चाहे आणविक ठोस चाहे परमाणुविक ठोस कहो। एक और नाम इसका पड़ेगा, अभी आगे बताएंगे, जिसको हम कहते हैं बृहद आणविक ठोस। इनको बृहद आणविक ठोस भी कहते हैं, है ना। मैक्रोमॉलिक्यूलर ऐसे करके बृहद आणविक ठोस भी कहते हैं इनको, तो उनको भी इनकी चर्चा करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं क्या होती है। अभी जस्ट हम पीछे बताए थे कि सहसंयोजी ठोस वे ठोस होते हैं, है ना, जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, तथा उन परमाणुओं के मध्य कौन से बल कार्य करते हैं, सहसंयोजी बल कार्य करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी ठोस कहते हैं। तो लिख लेते हैं सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा इन परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजी बल कोवेलेंट बॉन्ड कार्य करता है। उन्हें तथा परमाणुओं की मध्य सहसंयोजी बल कार्य करता, उन्हें सहसंयोजी ठोस कहते हैं। ठीक है। इनके प्रमुख लक्षण जो होंगे वो निम्न प्रकार से होंगे। लक्षणों को हम लिख देंगे अभी जस्ट, फिर उनको एक एक करके सबको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं इनके प्रमुख लक्षण। इनके प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से हैं। अब नंबर 1 नंबर 2 करके हम सारे लक्षण को पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सहसंयोजी ठोस के या फिर नेटवर्क ठोस के या फिर परमाणुविक ठोस के क्या लक्षण हैं। नंबर 1 लक्षण, ये अत्यंत कठोर होते हैं। हाँ सही है, ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। मतलब दुनिया में जो सबसे कठोरतम ठोस होता है वो इन्हीं का एग्जाम्पल होता है। सहसंयोजी ठोस का एग्जाम्पल होता है कि सबसे कठोरतम ठोस सहसंयोजी ठोस होता है, जिसको हम क्या मानते हैं, लगभग हीरा मानते हैं। लेकिन अभी हम बताएंगे हीरे से भी कठोरतम एक पदार्थ होता है, आपको भी जस्ट बता रहे हैं कुछ देर में। तो ये अत्यंत कठोर होते हैं। दूसरा, ये भंगुर प्रकृति के नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, ये ब्रिटल नेचर के नहीं होते हैं। अगला क्या, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, बिल्कुल हाँ। इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए क्या होते हैं विद्युत के, देखिए यहाँ पर लिखा गया इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। हाँ, ग्रेफाइट अपवाद है, इसीलिए बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ग्रेफाइट उदाहरण आपका इसी का है, सहसंयोजी ठोस का ही, बट ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। वो एग्जाम्पल के रूप में, मतलब वो अपवाद के रूप में। अच्छा, अभी हम जस्ट बताएंगे काज, रीजन, व्हाट द रीजन दैट ग्रेफाइट इज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ना, ऐसे कर सकते हैं। मतलब अभी बता रहे हैं कि मतलब ग्रेफाइट क्यों विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल रीजन बताएंगे अभी, है ना। अगला, इनके गलनांक तथा क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। अच्छा, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और ये बहुत कठोर होते हैं, क्यों ऐसा होता है बताओ? क्योंकि इनके अवयवी कण एक दूसरे से जुड़कर लंबी लंबी जटिल संरचना, जिसको हम नेटवर्क कहते हैं, का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें हम बृहत आणविक ठोस भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, बृहत आणविक ठोस भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अवयवी कण एक दूसरे से जुड़कर लंबी लंबी नेटवर्क श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेटवर्क देखिए, ये देखिए, जैसे नेटवर्क श्रृंखला यही है,
एक कार्बन, देखिए हीरे की संरचना कुछ यूं होती है, हीरे की संरचना में एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है, वो जुड़कर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं, चक्रीय जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक और इसीलिए इनकी कठोरता बहुत हार्ड होती है, दे आर वेरी हार्ड इन नेचर। ठीक है, अगला है ये जल में अविलय होते हैं, बिल्कुल ये जल में अविलय होते हैं, इनसॉल्युबल वाटर होते हैं, ना तो हीरा मतलब कोई भी इनके एग्जाम्पल जल में ना घुलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल, अच्छा इनके एग्जाम्पल्स बिल्कुल रट लीजिए, जितने एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं प्रत्येक ठोस का उसको बिल्कुल अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। उन सब में से मतलब उन सब में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे हीरा देखिए, ग्रेफाइट देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड देख लीजिए, SiC जिसको कहते हैं, तो ये सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्टिज हो गया, क्वार्टिज SiO2 क्वार्टिज रेत जो होती वो। इसके बाद आपका बोरॉन नाइट्राइड हो गया, बोरॉन नाइट्राइड हो गया, Bn जिसको कहते हैं Bn। इसके बाद फुलेरिन हो गया, ETC। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? SiC ठोस के ना। जैसे इधर देखिए, ये आपका जो बोरॉन नाइट्राइड है, यही इसी की बात हम कर रहे थे, ये हीरे से भी ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है। तो ऐसा मत माना करिए कि आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ हीरा होता, नहीं। ये बोरॉन नाइट्राइड एक Bn नाम का पदार्थ है, बोरॉन नाइट्राइड Bn, ये हीरे से भी ज़्यादा कठोरतम पदार्थ होता है। चलिए हीरे की संरचना देख लेते हैं। हीरे की संरचना कुछ यूँ होती है कि हीरे की संरचना में एक कार्बन चार, अब इस ये भी चार से जुड़ा होगा, बट हम अब सबको बनाएंगे तो इसमें जटिल संरचना बन जाएगी ना, बनाना आसान नहीं होगा। बस ऐसी एक मतलब नॉर्मल हीरे का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के दिखाए हैं कि देखिए एक कार्बन चार कार्बन से, 1 2 3, एक यहाँ से 4 हो गया इसलिए। और एक बात और, हीरे का जो संकरण होता है, संकरण, हीरे का जो संकरण होता है वो होता है sp3। कैसे संकरण हम निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड से, या फिर और भी अन्य रूल है, तो यहाँ पर हम सिग्मा बॉन्ड से निकाल के दिखाए। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो इस कार्बन पर कुल कितने सिग्मा है? 1 2 3 4। तो जब 4 सिग्मा होता है, संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है, अर्थात एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है ना। बिल्कुल ये हीरे की संरचना। अगला इधर आपकी ग्रेफाइट की संरचना कौन सी है? ग्रेफाइट की संरचना है, ग्रेफाइट की संरचना है। ठीक है, अच्छा आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों हैं तो कोवेलेंट सॉलिड के उदाहरण है ना, बट क्यों ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है बट हीरा विद्युत का कुचालक होता है? बिल्कुल अभी सामने आपके आंसर देखिए कैसे। हीरे में प्रत्येक कार्बन चार कार्बन से जुड़कर sp3 संकरण दिखाता है, बट जो ग्रेफाइट होता है इसमें एक कार्बन देखिए 4 से जुड़ा नहीं। देखिए ग्रेफाइट जो होता है परतीय संरचना में पाया जाता है, एक परत देखिए ऊपर बनी है, एक परत नीचे। 3D डायग्राम होता है, ब्लैक बोर्ड पे 3D व्हाइट बोर्ड पे 3D डायग्राम बनाना संभव थोड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ऊपर परत है, एक नीचे परत है, और बीच में देखिए फोर्सेस जो है डैश डैश करके हम बॉन्डेज बनाए हैं। ये फोर्सेस कौन से हैं? वान डर वाल फोर्सेस हैं, जो दो लेयर्स के बीच में ऐसे वर्क करती हैं, और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लिप कर सकती हैं, घर्षण कर सकती हैं, है ना। अच्छा इसीलिए स्लिप करने की मतलब इनके लेयर्स में स्लिप करने की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम ग्रेफाइट का यूज ग्रीसिंग के रूप में भी करते हैं। ग्रीस ना स्नेहक के रूप में, बड़ी बड़ी मशीनों में ना, जो बड़ी बड़ी मशीन कारखाने होते हैं उनमें ग्रेफाइट का यूज हम ग्रीसिंग के रूप में करते हैं, ग्रीस। ठीक है, अच्छा ये विद्युत का सुचालक क्यों होता है ये भी देख लीजिए। हीरे में जो एक कार्बन होता है देखिए वो 3 ही कार्बन से जुड़ा होता है। किसी कार्बन की आप बात कर लीजिए, जैसे ये कार्बन देखिए यहाँ से भी जुड़ा होगा कोई ना कोई ऐसे करके, तो प्रत्येक कार्बन इसका 3 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे इस कार्बन की हम बात करते हैं, इस वाले कार्बन की, देखिए एक कार्बन यहाँ से है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, तो कितने सिग्मा बनेंगे? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। ठीक है, तो 3 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण आएगा? देखिए 3 सिग्मा मतलब होता है sp2 संकरण। कितना? जितने सिग्मा उतने उससे एक कम संकरण होता है, तो 1 2 3 सिग्मा तो sp2 संकरण, 1 2 3 4 तो sp3 संकरण। ठीक है, तो sp2 संकरण होता। और सुनिए, आपको पता है कि कार्बन एक है ना टेट्रावैलेंट एटम होता है जिसकी वैलेंसी कितनी? 4 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कार्बन 1 2 3 बॉन्ड ही बना रहा है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त होगा, फ्री होगा। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण केवल ग्रेफाइट में केवल एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे सब जगह ऐसे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा हर एक कार्बन पर ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे संरचना में ग्रेफाइट के ऐसे मूव करते घूमते टहलते रहते हैं। इसीलिए इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इन्हीं के कारण ही ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। परतीय संरचना होती है और विद्युत का सुचालक। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते ग्रेफाइट से, बहुत बार पूछे गए, यूपी बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, नीट में, जेईई में कई बार क्वेश्चन पूछे गए आपके ग्रेफाइट की संरचना से। ठीक है, तो ये आपका था कोवेलेंट सॉलिड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मिटा के अगले सॉलिड की बात करते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए अब अगले ठोस की चर्चा करते हैं। हम दो ठोस को क्लियर कर चुके हैं। पहला कौन सा, आयनिक ठोस। दूसरा कौन सा, सहसंयोजी ठोस, जिसको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, परमाणुवी ठोस भी कहते हैं क्योंकि उसमें घटक कण परमाणु होते थे इसीलिए, और बृहताण्विक कहते हैं क्योंकि बड़े बड़े अणु बनते हैं उनके, है ना, मेगा मॉलिक्यूल्स ऐसे। अगला आपका ठोस कौन सा है, अगला आपका है आपका धात्विक ठोस। चलिए धात्विक ठोस की हेडिंग लगाते हैं। तो अगला हेडिंग बनाते हैं धात्विक ठोस, ठीक है। इनको हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड, ठीक है। धात्विक ठोस नाम से ही क्लियर है ना, कि इसमें धातु परमाणु होंगे और बंध कौन सा लगेगा, धात्विक बंध लगेगा, ठीक है। तो परिभाषा पहले लिख लेते हैं, वे ठोस। अच्छा हम लिखते होंगे थोड़ा सा झुक जाता होगा, ये आदत है बिल्कुल, ये नहीं सुधरने वाली ना, सुधर जाएगी धीरे धीरे, ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे सुधर जाए, नहीं तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ऐसे बिल्कुल बुरा सा लगता है। वे ठोस जिनके अवयवी कण, वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, धातु परमाणु होते हैं तथा, ठीक है, तथा इन धातु परमाणुओं के मध्य प्रबल धात्विक बंध, प्रबल ना कहेंगे इसको, ऐसे धात्विक बंध कह लेते हैं खाली, धात्विक बंध मेटालिक बॉन्ड कार्य करता है, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं, ठीक है। वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, धातु परमाणु होते हैं, मेटल एटम होते हैं, और इन धातु परमाणु के मध्य धात्विक बंध कार्य करता है, ऐसे ठोसों को धात्विक ठोस कहते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे धात्विक बंध की, और धात्विक बंध क्या होता है और ये कैसे बनता है, ठीक है। पहले हम इनके लक्षणों की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनके कौन कौन से लक्षण हैं, प्रमुख लक्षणों की बात कर लेते हैं, उन लक्षणों को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इनके प्रमुख लक्षण, है ना, इनके प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से हैं। अभी लक्षणों को हम लिख लेते हैं, इसके बाद है ना इस धात्विक बंध की भी चर्चा करेंगे और प्रत्येक लक्षणों की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए धात्विक ठोसों के प्रमुख लक्षणों की चर्चा कर लेते हैं। क्या होते हैं धात्विक ठोस के, मतलब होते हैं, और धात्विक ठोस के प्रमुख लक्षण। अभी हमने पढ़ा कि वे ठोस जिनके अवयवी कण धातु परमाणु, सॉरी धातु परमाणु ना कहेंगे, यहाँ पर धातु आयन कहेंगे ज़्यादा सही रहेगा, ये भी सही है बट धातु आयन कहेंगे, धातु धनायन तो ज़्यादा सही रहेगा, धातु धनायन, है ना। तथा उन धातु धनायनों, अच्छा इन धातु धनायनों को हम कर्नेल भी कह सकते हैं, कर्नेल, है ना, ऐसे। तो कहेंगे वे ठोस जिनके अवयवी कण धातु धनायन अर्थात कर्नेल होते हैं तथा इन धातु परमाणु के मध्य धात्विक बंध कार्य करता है, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। इनके प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से हैं, ठीक है। देखिए नंबर 1 क्या, ये दृढ़ तथा कठोर होते हैं, बिल्कुल सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, जैसे फेरस हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकिल हुआ, कोई भी मेटल की बात कर लो बहुत हार्ड होते हैं, है ना। इनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लीजिए जो धात्विक ठोस होता है वो धातु धनायनों से बना होता है। देखिए ढेर सारे धातु मेटल्स होते हैं, मेटल केटायन होते हैं, ढेर सारे मेटल केटायन होते हैं, और ये मेटल केटायन इलेक्ट्रॉनों के, है ना, क्लाउड में ऐसे तैरते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड में ऐसे तैरते रहते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन मेटल केटायन को हम कर्नेल भी कहते हैं, अर्थात ये कर्नेल जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों पर ऐसे तैरते रहते हैं। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन ही इन आयनों को एक दूसरे से बांधे रखते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इन आयनों को एक दूसरे से ऐसे पकड़ के टाइटली बांधे रहते हैं। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन इन आयनों को बांध रहा है तो यहाँ एक नए प्रकार का बंध का निर्माण होता है, जिसको हम कौन सा बंध कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन पूरे संरचना में बिल्कुल फ्री होते हैं घूमने टहलने के लिए, कहीं भी भागे, कहीं भी घूमे, कहीं भी जाएं। ये पूरी संरचना में बिल्कुल तीव्र गतिशील, मतलब तीव्र गति से घूम सकते हैं। इसीलिए धातुओं में प्रबल चालकता पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए धातुओं में प्रबल चालकता पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा चालकता किसमें पाई जाती है, सिल्वर में। किसमें, सिल्वर में, ठीक है, चांदी में सबसे ज़्यादा चालकता किसमें पाई जाती है, सिल्वर में। तो ये आपका है मेटल धातु
ठोस धात्विक ठोस है, कोई भी धात्विक ठोस है, तो कोई एक धात्विक ठोस है जिसमें क्या होते हैं, धातु धनायन होते हैं और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु धनायन को हम कर्नल कहते हैं। कर्नल ऐसे पूछा गया कि धातु धनायनों में जो धनायन होते हैं उससे क्या कहते हैं, धनायन ये वो पता नहीं क्या क्या, तो कर्नल उसमें रहेगा। धातु धनायनों क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इनकी चालकता सर्वाधिक होती है, क्यों? क्योंकि इनमें अधिक संख्या में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनमें चालकता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा चालकता इन्हीं ठोस की होती है। ठीक है, अगला, इनके गलनांक उतनांक भी उच्च होते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात जो धात्विक बंध बनाते हैं, धात्विक बंध भी प्रबल टाइप का ही होता है, इसलिए इनके गलनांक उतनांक भी उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा उच्च नहीं होते। उनसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट वालों से। अगला, इनमें धातु के सभी गुण जैसे चालकता हो गया, तन्यता हो गया, ऐसे आदि, मतलब जो भी धातु के गुण होते हैं, जैसे धातु में ध्वनिक होती है, कठोरता होती है, चालकता होती है, तन्यता होती है, आघातवर्धनीयता होती है, तो सारे गुण जो है इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगला, इनमें धात्विक चमक भी पाई जाती है। अच्छा, ये पूछा गया बहुत बार कि धात्विक चमक क्यों होती है धातुओं में। ठीक है, धातु पर धात्विक ठोसों में धात्विक चमक क्यों होती है, देखो इधर, धातु ठोस में मतलब धात्विक ठोसों में धात्विक चमक इसलिए होती है क्योंकि इसमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बाद अपनी उच्च कक्षा में चले जाते हैं, या फिर मतलब एनर्जी को अवशोषित करके, है ना, एनर्जी को अवशोषित करके फिर जब एनर्जी को रिलीज करते हैं, है ना। अरे बोहर के परमाणु मॉडल में हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा ग्रहण करता है तो उच्च कक्षा में कूद जाता है, फिर वहाँ से जब पुनः प्रारंभिक कक्षा में आता है तो ऊर्जा को क्या करता है, इमिट करता है। तो ये क्या करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं जब मिलती है ऊष्मा, है ना, तो अवशोषित करके जब ये पुनः अपनी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में ऐसे कूदते हैं तो फिर वही ऊर्जा क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो वह ऊर्जा जब उत्सर्जित करते हैं तो वह ऊर्जा ही, है ना, उत्सर्जित करते हैं जब, तो वो उस उत्सर्जित तरंग को हम देखते हैं अपनी आइज से, तो जब उसको हम देखते हैं अपनी आइज से तो वो दृश्य क्षेत्र में पड़ जाती है। तो दृश्य क्षेत्र में पड़ने के नाते इनकी एक स्पेशल चमक होती है ना। तो ये स्पेशल चमक किसके कारण होती है, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है। ठीक है, अगला, ये जल में अघुलनशील होते हैं, बिल्कुल। बताओ कोई मेटल जल में घुल सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं घुल सकता। इनके एग्जाम्पल देख लो, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, तो जितनी भी धातुएं हैं सब इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, ये बहुत ज़्यादा चालक होते हैं, और क्या होता है, और इनमें ढेर सारी धातुओं के सभी गुण पाए जाते हैं, और क्या है, और इनमें जो धातु धनायन बनते हैं, धातु धनायन होते हैं, तथा इन धनायनों को कौन पकड़ के रखता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, वो धात्विक बंध बना के। ठीक है, और ये जो है इनमें धात्विक चमक, अच्छा क्यों धात्विक चमक पाई जाती है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, बस इतना था। अगला आपका है कौन सा ठोस, आणविक ठोस। चलिए आणविक ठोस की हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, हर एक पॉइंट को नोट करके अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगली हेडिंग बनाते हैं, कौन सा ठोस, आणविक ठोस की। कौन सी, आणविक ठोस की। तो हेडिंग आपकी बनेगी आणविक ठोस, है ना। कौन से ठोस, आणविक ठोस, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, आणविक ठोस किसे कहते हैं, तो इनको भी हम लोग पढ़े थे भी जस्ट, है ना। क्या, वे ठोस लिखेंगे, वे ठोस, है ना, जिनके, वे ठोस जिनके अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, अणु, मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, तथा इन अणुओं के मध्य, तथा इन अणुओं के मध्य दुर्बल, देखो नाम है यहाँ पर, दुर्बल मतलब बिल्कुल वीक होता है, दुर्बल आणविक बल कहो चाहे इसको वांडर वाल बल कहो, दोनों एक ही बात है। दुर्बल वांडर वाल बल, है ना, वांडर वाल्स बल, ये वांडर वाल नाम के वैज्ञानिक थे, है ना, उन्हीं के नाम पर इस बल को जो है दिया गया है। तो दुर्बल वांडर वाल बल कार्य करता है, कार्य करता है, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं, है ना, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। अब जब आणविक ठोस की परिभाषा हो गई तो इनके लक्षण भी पढ़ लेते हैं, तथा इनके लक्षण, इनके प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से हैं, निम्न प्रकार से हैं। ठीक है,
आणविक ठोस किसे कहते हैं और उनके प्रमुख लक्षण किस प्रकार से हैं। तो वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, तथा इन अणुओं के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बल ना। अणुओं के बीच बस एक ही बल कार्य करता है, जिसको हम आणविक बल कहो चाहे दुर्बल वान डेर वाल्स बल को, दोनों की बात है, कार्य करता। उन्हें कौन सा ठोस कहते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। इनके प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से हैं। अच्छा, हैंड राइटिंग हमारी देखो ऐसे ही है, जो भी है बस यही है, आप समझ लीजिएगा इसको। अब इनके लक्षण को देख लेते हैं। चलिए लक्षणों को हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसके बाद एक एक करके सारे लक्षणों को समझा देते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए, चारों प्रकार जो आपके आणविक ठोस है उनके प्रमुख लक्षणों की बात कर लेते हैं, और मतलब जो भी है देख लेते हैं। तो अभी हम जस्ट बताए वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तथा इन अणुओं के मध्य क्या लगता है, दुर्बल बिल्कुल वीक वान डेर वाल्स फोर्स कार्य करता है। उन्हें क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। और इनके प्रमुख लक्षण क्या है, निम्न प्रकार से। नंबर 1 क्या है, ये ठोस बिल्कुल ठोस नहीं होते हैं, बिल्कुल ठोस के नाम पे कलंक होते हैं, इनको हटा देना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए ना। तो जो भी है, ये ठोस मुलायम ठोस होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, वो मतलब कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इससे तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात आई तुरंत समझ गए होंगे विद्युत के बिल्कुल क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ये इनके गलनांक उतनांक क्या होते हैं, बिल्कुल लो होते हैं, क्योंकि गलनांक उतनांक लो होने का एक ही रीजन है कि प्रत्येक अणु के बीच में क्या लगता है, दुर्बल वान डेर वाल्स फोर्स लगता है। देखो अणु और अणु के बीच में क्या लगता है, ये अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। इनके बीच में कौन सा बल, वो दुर्बल वान डेर वाल्स। अच्छा, दुर्बल बल होने के कारण इनके गलनांक उतनांक क्या होते हैं, बिल्कुल लो बिल्कुल कमजोर। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्यों कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अगला, ये इन्हें नरम ठोस भी कहते हैं, बिल्कुल वैक्स नरम ठोस कहो, चाहे इन्हें वैक्स क्रिस्टलीय ठोस कहो। अगला एग्जाम्पल देख लो इसका, H2O हो गया, S लगाए सॉलिड है ना, H2O सॉलिड है, मतलब जिसको बर्फ कह लो। देखो इसको शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ CO2। P4 मतलब फास्फोरस का अणु है, सल्फर S8 का अणु है ना, ये बिल्कुल HCl का अणु हो गया। तो ये सब के सब HCl के बगल में देखिए S लिखे सॉलिड। अच्छा, ये जो छोटे छोटे कोष्टक में लिखे S और S, ये सब भौतिक अवस्थाओं को, पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए अभी हम क्लियर करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हम H2S को H2O को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। H2O लिख दें, फिर से H2O लिख दें, फिर से H2O लिख दें। कहोगे सर जी बका रहे हैं, नहीं बका नहीं रहे बच्चों। देखो इधर, यहाँ पर जो H2O है, ठीक है, यहाँ H2O के बीच बगल में हम लिख दे रहे हैं S, और यहाँ पर H2O के बीच में लिख दे रहे हैं EL, और यहाँ पर H2O के बीच में लिख दे रहे हैं SL। 2 ही लिख पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि H2O तो लिक्विड स्टेट में पहले से ही होता है, ठीक है। यहाँ जी 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक हो गया आपका H2S, H2OS, इसका मतलब क्या होता है, ये है आपका बर्फ। क्या है, बर्फ। अरे सॉलिड, S फॉर सॉलिड होता है, सॉलिड जल मतलब क्या, बर्फ कहते हैं उसको। लिक्विड जल मतलब पानी, जो भी पानी जो आप पीते हो, ड्रिंक करते हो, वही वाला पानी, ठीक है। लिक्विड, L फॉर लिक्विड, स्मॉल लेटर में सब लिखे जाते हैं, ठीक है। G फॉर गैसियस। अच्छा बताओ, जब पानी गैसियस अवस्था में चला जाए, इसको क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प कहो चाहे जलवाष्प कहो, दोनों की बात है, ठीक है। ये वाष्प अवस्था में ये पानी है आपका, ये क्या है आपका, बर्फ है, ठीक है। तो इनकी भौतिक अवस्थाओं को हम जो है, पदार्थों को उनके बगल, तो ये ठोस नहीं है ना, तो यही ठोस है, यही ठोस है जिसको बर्फ कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। इधर देखो, आणविक ठोस दिखता कैसे है, अंदर से ऐसा कुछ दिखता है। अच्छा, इसमें जो ये बिल्कुल 2 लोब दिख रहे हैं आपको, ऐसे गोले गोले, ऐसे ये क्यों, ऐसा क्यों है, देखो ऐसा इसलिए है, जैसे मान लो ये आपका HCl का आणविक ठोस ही था, H2 का था, या फिर I2 का था, कोई भी था, मान लो H2 का आणविक ठोस था, हाइड्रोजन का आणविक ठोस है। तो इसमें देखिए एक हाइड्रोजन, अगेन दूसरे का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक परमाणु है ना, दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु से जुड़ेगा कि नहीं। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ेगा, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनों का इसमें शेयरिंग होगा। इसके बाद इस शेयर इलेक्ट्रॉन को मिटा दे रहे हैं, तो ये आपका बन गया, देखो हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो ये अणु बन गया। ये आपका हाइड्रोजन का अणु है, H2 अणु है, तो ये आपका अणु है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है। तो 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन के अणु को बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का अणु देखो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है कि नहीं, अगर इसको यहाँ से मिटा दें तो देखो कुछ इस प्रकार दिख रहा है कि नहीं, देखो ये, तो यही अणु एक है। तो अब हाइड्रोजन के कंटेनर में, एक बर्तन में, एक ही हाइड्रोजन का अणु तो होगा नहीं कि एक हाइड्रोजन का अणु नहीं, ढेर सारे अणु होंगे। तो ये ढेर सारे अणु कुछ इस प्रकार से अरेंज होंगे, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ देखिए इनके बीच में ये फोर्स जो लग रही है, ये बिल्कुल वीक वाली फोर्स इनके बीच में है ना, बिल्कुल। ये कौन सी फोर्स है, वान डेर वाल्स फोर्स। अच्छा, वीक होने के नाते ये बिल्कुल
सबसे लोअर कैटेगरी के फोर्स माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी आगे फर्दर कैटेगराइज कर लेते हैं कि आणविक ठोस कितने प्रकार का होता है। तो आणविक ठोसों को हम पहले कैटेगराइज कर लेते हैं, फिर एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मिटा दें। चलिए, हमने सभी प्रकार के ठोस को क्लियर कर लिया। अभी कौन कौन सा? आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। अभी आणविक ठोस के 3 पार्ट छोटे छोटे हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए आणविक ठोस के तीनों पार्ट को हम कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम आणविक ठोस। आणविक ठोस, इनके तीनों पार्ट को अलग अलग हम लिखते हैं, अलग अलग समझते हैं, तीनों की परिभाषा क्या होगी, तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आपका होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस जिसको हम कहते हैं पोलर, है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया ना। ऐसे आपका ये आपका अध्रुवीय है, अध्रुवीय आणविक ठोस जिसको हम कहते हैं नॉन पोलर, है ना, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय, आणविक मतलब मॉलिक्यूलर, है ना, और इसका हो गया सॉलिड। तो सॉरी NP नॉन पोलर, है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, NPMS, PMS, NPMS। आपका अगला आपका है हाइड्रोजन बंधित, है ना, तो इसको लिख देते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, है ना, इसको H बॉन्डेड, है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो तीनों को क्लियर करते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए आणविक ठोस जो होता है इसमें अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें अवयवी कण क्या होता है? अणु होते हैं। और इन अणुओं के बीच में कौन सा बंध कार्य करता है? कौन सा बंध? वान डर वाल बंध कार्य करता है, वान डर वाल्स बंध कार्य करता है। ठीक है, अब यही जो वान डर वाल्स बंध है, अगर ये अलग अलग प्रकार का ना होता तो हमको ये 3 प्रकार पढ़ने को ना मिलते हैं। ये वान डर वाल बल जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है पोलर वान डर वाल बल, एक होता है नॉन पोलर वान डर वाल बल, एक होता है H बॉन्डेड, है ना, H बॉन्डिंग वाला, है ना, हाइड्रोजन बंधित वान डर वाल बल। ये सबसे प्रबल टाइप का होता है। ये जो है सबसे मतलब स्ट्रांग होता है, सबसे स्ट्रांग, क्या कहते हैं इसको, सबसे मजबूत आणविक बंध है ये। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद ये। इसमें क्रम भी पूछा, बहुत बार पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में, जेईई में अच्छे खासे लेवल पे पूछा गया है कि इसका इनके मतलब फोर्सेस का मतलब क्या क्रम है ना, कौन सा क्रम है। तो सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध, उसके बाद पोलर ध्रुवीय वाला, उसके बाद लास्ट में नॉन पोलर, ऐसे नॉन पोलर वाला। चलिए समझते हैं क्या होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इनकी परिभाषा क्या है? तो लिखेंगे वे आणविक ठोस जिनमें ध्रुवीय बंध कार्य करते हैं। अब ध्रुवीय बंध क्या होते हैं, अध्रुवीय बंध क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं। इधर देखिए, जैसे अगर कोई अणु ऐसा है जो समान परमाणुओं से मिलकर बना है, कोई अणु जो समान परमाणुओं से मिलकर बना है, तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का अणु है और एक HCl का अणु है, HCl का। पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, थोड़ा सा अंतर क्या होता है। तो हाइड्रोजन का अणु है ना, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना अणु है, और हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणु से मिलकर बना है अणु। इसमें दोनों में अंतर क्या, देखो इसमें क्या है, दोनों समान परमाणु हैं, तो दोनों समान परमाणु होने के कारण इनके जो बंध का इलेक्ट्रॉन होगा, बंध का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में लाई करेगा, बिल्कुल सेंटर पर लाई करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के होने के कारण क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? देखो, विद्युत ऋणात्मकता मतलब किन्हीं 2 परमाणु के मध्य जो बंध होता है ना, बंध के इलेक्ट्रॉन को, देखो ये बंध का इलेक्ट्रॉन है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ खींचने की, मतलब किसी परमाणु द्वारा उसकी तरफ खींचने की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, उसको हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। आप पीरियोडिक टेबल में 11th में पढ़े होंगे, लेफ्ट टू राइट चलने पर विद्युत ऋणात्मकता इंक्रीज करती है, अप टू डाउन चलने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या कहते हैं, डिक्रीज करती है। तो क्लोरीन पाया जाता है उधर, उधर पी ब्लॉक में, हाइड्रोजन पाया जाता है इधर, इधर यहाँ पर, तो हाइड्रोजन की कम होगी क्लोरीन से। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उस पर ऋण आ जाता है, ऋण क्या आ जाता है, ऋण। क्यों ऋण आ जाता है, क्योंकि वह क्या करता है, बंद के इलेक्ट्रॉन को, अच्छा होना चाहिए था बीच में, लेकिन बीच में नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो ये क्या कर लेगा, अपनी तरफ इसको बंद के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो जब अपनी तरफ इसकी तरफ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इस पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश आएगा, जिसको हम डेल्टा माइनस कहते हैं, और इस पर क्या आएगा, आंशिक धनावेश आएगा। बट यहाँ पर ना तो आंशिक धनावेश आएगा ना तो आंशिक ऋणावेश आएगा, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, बीच में बिल्कुल लाई करेगा, ठीक है। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड दो अलग अलग परमाणु के बीच में बनता है तो जो परमाणु होता है, परमाणु ध्रुवीय परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुवीय परमाणु। देखो ध्रुवीय परमाणु हो गया ये, क्योंकि इसमें ध्रुवणता आ गई। ध्रुवणता मतलब यही आंशिक धनावेश ऋणावेश। ये क्या है, अध्रुवीय परमाणु। क्या है, अध्रुवीय परमाणु, बस यही। अगर आणविक ठोस में अध्रुवीय परमाणु है तो उसको हम कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस, और अगर आणविक ठोस में ध्रुवीय परमाणु है तो उसको कहेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। और ये तो स्पेशल है, इसको भी जस्ट बताते हैं कुछ देर में, ठीक है। तो ध्रुवीय परमाणु, तो एक ध्रुवीय परमाणु देखिए, अब ध्रुवीय ठोस को क्लियरफाई करते हैं, ध्रुवीय ठोस को, ठीक है। तो एक ध्रुवीय परमाणु नहीं कहेंगे इसको, ध्रुवीय अणु कहेंगे, सॉरी ध्रुवीय अणु यहाँ पर है, ये अध्रुवीय अणु है, ये क्या है, ध्रुवीय अणु है, ठीक है, सॉरी ये ध्रुवीय अणु है, ये क्या है, अध्रुवीय अणु, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बन गया अब ना, दो परमाणु जुड़ गए तो, ठीक है। तो जब कोई दो ध्रुवीय अणु एक दूसरे के पास आते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए एक HCl दूसरे HCl के पास आएगा, देखिए एक HCl दूसरे HCl के पास जब आएगा तो यहाँ पर H और Cl, इसका डेल्टा पॉजिटिव है तो डेल्टा निगेटिव के पास आएगा, यहाँ पर देखिए डेल्टा पॉजिटिव, फिर से इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव निगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, आप लोग जानते हैं आवेशों के बीच में होता है आकर्षण, चाहे वो आंशिक हो चाहे वो पूर्ण हो। तो यहाँ पर आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश के बीच में आकर्षण होगा, आकर्षण, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण। यहाँ पर कौन सा आकर्षण लगेगा, यहाँ पर आकर्षण कौन सा है, ध्रुवीय है ना, ध्रुवीय आकर्षण है, ध्रुवीय आकर्षण, पोलर अट्रैक्शन है, क्योंकि दो पोल्स के बीच में लग रहा है पोल। यहाँ पर भी ये भी पोलर कंपाउंड है, ये भी पोलर कंपाउंड है। ध्रुवीय अणु के बीच में ध्रुवीय आकर्षण लगेगा, तो इस प्रकार जो ठोस बनेगा उसको हम कहेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। तो जब दो अलग अलग परमाणु के, ठीक है, जब दो अलग अलग परमाणु के बीच तुम्हारा सहसंयोजी बंध बनता है तो इस प्रकार जो अणु जनरेट होता है उसको हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। अगर दो ध्रुवीय अणु के बीच में वांडरवाल बंध कार्य कर रहा है तो वह कौन सा वांडरवाल बंध होगा, ध्रुवीय वांडरवाल बंध होगा। तो इस प्रकार के ठोसों को हम कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। तो कहेंगे वे आणविक ठोस है ना जिनमें ध्रुवीय बंध कार्य करते हैं, ऐसे आणविक ठोसों को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल हो गया HCl है ना, HCl हो गया एग्जाम्पल इसका, SO2 एग्जाम्पल हो गया इसका, H2O एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है, H2O में भी होता है, और HF हो गया, ETC, इनके एग्जाम्पल ढेर सारे। HCl में भी, SO2 में भी, HF में भी होता है, H2O में भी, ये ढेर सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस के, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल लिख लीजिए, ठीक है। इधर अब इसको बताते हैं अध्रुवीय वाला कहाँ से आ गया, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, अध्रुवीय वाला। तो अध्रुवीय आणविक ठोस कैसे होगा, जैसे अभी जस्ट बताया था ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन अणु ये है और एक दूसरा हाइड्रोजन अणु इसके बगल में आ गया, तो इस पे कोई पोल्स है नहीं है, क्योंकि समान परमाणु है, समान परमाणु पर कभी आवेश नहीं आएगा। तो इसके और इसके बीच में अगर आकर्षण अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है तो उसको वांडरवाल्स बल कहते हैं, सॉरी उसको हम लंदन बल या प्रकीर्णन बल कहते हैं। तो प्रकीर्णन बल के कारण या फिर लंदन बल के कारण है ना जो ठोस बनता है आणविक ठोस, उसको हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। देखिए यहाँ पर ना तो इस पर ध्रुवणता है ना तो इस पर ध्रुवणता है, तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएगा, ठीक है। तो ये नॉन पोलर है, ठीक है। अगला आपका हाइड्रोजन बंधित है, तो आप लोग 11th में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े ही होंगे। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य कर रहा है, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार का बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार का बॉन्ड होता है उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार का, परमाणुवीय बॉन्ड होता है, परमाणुविक बंध होता है कि आणविक बंध होता है, कौन सा, परमाणुविक बंध की आणविक बंध,
ये कमेंट सेशन में आप लोग कर दीजिएगा कि हाइड्रोजन बंध कौन सा बंध होता है, परमाणविक की आणविक, ठीक है। इसको हम बता देंगे आगे। तो अगर दो अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध कार्य कर रहा है तो उस प्रकार जो आणविक ठोस क्रिएट होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। और आप लोग पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन बंध कब क्रिएट होता है, कब बनता है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़े, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़े या फिर किससे जुड़े, नाइट्रोजन से। ऐसे फोन मिलाना, फोन करते हो ना, वही वाला फोन देखो, FON। अगर हाइड्रोजन किससे किससे जुड़ जाए, या फ्लोरीन से जुड़ जाए हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन से जुड़ जाए हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन किससे जुड़ जाए, नाइट्रोजन से जुड़ जाए, तो वहां पर एक स्पेशल प्रकार का बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। अगर हाइड्रोजन बंध है, अगर तो आप इसका डेफिनेशन कैसे बनाओगे, कहोगे कि ऐसा आणविक ठोस जिसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध कार्य करता हो, ऐसे आणविक ठोस को हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल हो गया H2O, बिल्कुल इसमें भी था उसमें भी चलेगा। H2O हो गया, NH3 हो गया, सुक्रोज हो गया, है ना, स्टार्च हो गया, है ना। इसके बाद आपका हो गया एल्कोहल हो गया, एल्कोहल यहाँ सॉलिड करके लिख दे रहे हैं, यहाँ भी सॉलिड करके लिख दे रहे हैं, NH3 भी सॉलिड करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये H2O हो गया, NH3 हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, एल्कोहल हो गया, HF हो गया, ETC। ये ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आपका क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इस प्रकार हम सभी प्रकार के ठोसों को क्लियर कर चुके हैं, सब कुछ अच्छे से। हाँ, एक बात और, ये कोई भी ठोस इसमें से, इन तीनों में से विद्युत के सुचालक नहीं होते, बिल्कुल सबके सब कुचालक होते हैं और इनके गलनांक उतनांक बहुत कम होते हैं। अच्छा, गलनांक उतनांक अगर कंपेयर करना होगा तो सबसे ज़्यादा गलनांक उतनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, इसका होता है, उसके बाद किसका होता है, इसका होता है, फिर जाके इसका होता है। ये सबसे वीक वाला आता है ना, इसके बंध भी वीक होते हैं, इसके गलनांक उतनांक भी क्या होते हैं, वीक होते हैं, सबसे कमज़ोर फोर्स। अच्छा, इनको हम नरम ठोस भी कहते हैं। ये बिल्कुल इनमें सभी मतलब ठोसों के प्रत्येक प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इस प्रकार हम सारे मतलब सभी प्रकार के ठोसों को ख़त्म कर दिए। अभी कुछ हम कम्पिटिटिव क्वेश्चंस करवाते हैं, मतलब कुछ कंपटीशन में पूछे गए ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं, उनको कर लीजिए, फिर वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी तक हम जो कुछ भी पढ़े थे उनके ऊपर जो है कुछ अच्छे खासे एग्जाम्पल्स जो मतलब कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए और कई कंपटीशन में भी पूछे गए। अब ढेर सारे क्वेश्चन तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पर, ढेर सारे क्वेश्चन को आप लगाइए, जो ना है आप पूछिए कमेंट करके, मतलब जिसमें भी प्रॉब्लम आपको, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो मतलब कई बार बहुत जगह मतलब बहुत कंपटीशंस में और बहुत आपके बोर्ड लेवल पर भी पूछे गए हैं, ठीक है। ये सभी उन्हीं पर डिपेंड हैं जो भी आप जस्ट पढ़े हैं। नंबर 1, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब बताइए, ऊष्मा और विद्युत के दोनों के बिल्कुल प्रबल चालक होते हैं, बिल्कुल रीजन के साथ बताया जाएगा आपको आंसर, ठीक है। आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस की आणविक ठोस। तो आप सब लोग पढ़े थे, आणविक ठोस जो होते हैं बिल्कुल कुचालक होते हैं, और जो धात्विक होते हैं इनमें भी मतलब चालकता होती है ठीक ठाक बिल्कुल, और जो सहसंयोजी होते हैं ये भी कुचालक होते हैं, और जो आयनिक होते हैं ये होते हैं सुचालक, बट ठोस अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक। इसमें पूछा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, दोनों के, ऊष्मा के भी और इलेक्ट्रिक के भी और हीट के भी, तो दोनों के सुचालक होते हैं कौन, धात्विक ठोस, ठीक है। कौन से, मेटालिक ठोस। अगला आपका मोम, जिसको हम वैक्स कहते हैं, वैक्स है ना, मोम किस प्रकार के क्रिस्टल का उदाहरण है, किस प्रकार के ठोस का, क्रिस्टल का मतलब ठोस का उदाहरण है। तो मोम मतलब नरम ठोस होता है। तो अभी हम जस्ट बताए थे नरम ठोस कहाँ पर मिलते हैं, बताओ नरम ठोस कहाँ पर मिलते हैं, आयनिक वाले में नहीं, बिल्कुल हार्ड, ये तो बिल्कुल भंगुर प्रकृति के। आणविक वाले में बिल्कुल सही है, आणविक ठोस में आपके नरम मिलते हैं। सहसंयोजित बिल्कुल बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड, दुनिया के सबसे कठोर मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा ठोस पदार्थ कहाँ पर होते हैं, सहसंयोजी पर, ठीक है। धात्विक आपका काफ़ी मतलब होते हैं, बट सबसे ज़्यादा कठोर ये होते हैं, धात्विक भी कठोर होते हैं, ठीक है। अगला आपका है ठोस, CO2, ठोस CO2 शुष्क बर्फ जिसको हम कहते हैं, है ना, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, उदाहरण है, बताओ उदाहरण है ठोस बर्फ। अभी जस्ट लिखवाए थे जब हम आणविक ठोस पढ़ाए थे, तो आणविक ठोस में लिखवाए थे कि उसमें H2O लिखवाए थे, और उसमें जो है HF लिखवाए थे, ऐसे I2 लिखवाए थे, ऐसे अक्रिय गैसें भी हो सकती हैं आपका आणविक ठोस में। तो ये आपका आणविक ठोस का उदाहरण कौन सा है, आणविक ठोस, तो यहाँ पर आपका है। तो जो शुष्क बर्फ होता है वो आणविक ठोस का उदाहरण है। ग्रेफाइट में परमाणु आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ग्रेफाइट में परमाणु आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं, तो ग्रेफाइट में परमाणु तो वांडरवाल बंध से जुड़े नहीं होते, बताए थे वांडरवाल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बट वो लेयर्स जुड़ी होती हैं, जो परतें होती हैं एक दूसरे की वो जुड़ी होती हैं, ठीक है। धात्विक बंध से नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। हाँ, ग्रेफाइट किसका उदाहरण है, सहसंयोजी ठोस का, तो भैया सहसंयोजी बंध से ही तो जुड़े होंगे ना।
तो सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं कौन? ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु जो होते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक होती किसके कारण? जस्ट हम बताए थे धात्विक ठोस जब पढ़ाए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट। उच्च घनत्व के कारण? बिल्कुल नहीं। रासायनिक क्रियाशीलता के कारण? बिल्कुल नहीं। उच्च पल्स के कारण? बिल्कुल नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का? बिल्कुल सही। मुक्त इलेक्ट्रॉन की मतलब बहुत ज़्यादा भूमिका होती है ना इन ठोसों को वर्गीकृत करने में। तो धातुओं में चमक होती किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं जो एम्स में पूछा गया है, एम्स ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन आपका है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं हम। ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है ना? ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है। आप करेक्ट रीजन देंगे इसमें से, कौन सा करेक्ट रीजन है? पहला है NaCl में आयन नहीं होते, मतलब दूसरा है NaCl सहसंयोजी होता है, तीसरा NaCl में आयन की गति नहीं होती, कि चौथा NaCl में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब इनमें से चारों में से कौन सा सही है? आप कमेंट सेक्शन में ABCD में से कोई सेक्टर आंसर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारा इंकरेजमेंट मतलब ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। आपका कमेंट, आपका लाइक ही हमको मजबूत बनाता है, ताकि हम अगले वीडियो को और बेटर बना सकें। ठीक है, धन्यवाद।